ऑलराइट स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्रेस। इंग्रेस आपके लिए लाता है नया नया कंटेंट। तो हम पढ़ रहे हैं एल्किल हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज। एल्किल हैलाइड की प्रॉपर्टी के अंदर हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया था। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी इंपॉर्टेंट है। एल्किल हैलाइड्स आर वेरी वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज द एल्किल हैलाइड्स आर ऑल्दो पोलर बट दे आर नॉट एबल टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। और एल्किल हैलाइड के अंदर डाइपोल मोमेंट इंपॉर्टेंट है। एल्किल हैलाइड का जो डाइपोल मोमेंट है वो RCl क्लोराइड्स का ज्यादा होता है, फिर फ्लोराइड का होता है, फिर ब्रोमाइड का होता है, फिर आयोडाइड का होता है। उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको। एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे। फिर हमने देखा कि एल्किल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर SN1 SN2 करता है। उसके अंदर हमने देखा कि SN1 का जो इंटरमीडिएट अगर आप याद कर लेंगे, अगर आप इंटरमीडिएट याद कर लेंगे और इंटरमीडिएट कैसे बनता है तो पूरा जो है प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। SN1 के अंदर कार्बोकेटाइन बनता है और SN2 के अंदर जो है वो ट्रांजिशन स्टेट बनती है। बस ये करने के बाद जो है वो आपका पूरा काम तमाम। ठीक है, अब जो है वो हम अदर जो है एल्किल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब इसके अंदर एक जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन आज हम करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। सो एल्किल हैलाइड आल्सो शोज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है इसके अंदर क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शन। इन एलिमिनेशन रिएक्शन a molecule is eliminated or certain species are eliminated from the substrate molecule। जो substrate है उसमें से कुछ पार्ट जो है वो substrate अपना छोड़ देता है, जैसे छिपकली जो है वो अपनी पूंछ छोड़ देती है, ऐसे ही जो है कुछ पार्ट जो है वो substrate में से निकल जाता है और उससे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए कुछ कंडीशन है। एलिमिनेशन रिएक्शन रिक्वायर्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। इसके अंदर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हमें चाहिए होता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन एल्किल हैलाइड में जब एलिमिनेशन रिएक्शन जब एल्किल हैलाइड में हम करते हैं तो हमें अल्कोहलिक KOH हमें चाहिए होता है। वी रिक्वायर अल्कोहलिक KOH। सो एलिमिनेशन रिएक्शन इन एल्किल हैलाइड टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में ये एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो कैसे होता है? जैसे मैं इधर लिख दूं, इधर CH3 CH2 और ये Cl प्लस KOH। अब ये अल्कोहलिक है, इट इज अल्कोहलिक KOH, नॉट एक्वस नहीं, अल्कोहलिक। तो ये क्या होगा? इसके अंदर जो है वो एल्किल हैलाइड जो है वो HCl का मॉलिक्यूल निकाल देगा, मतलब HX इसमें से निकाल देगा। अब ये जो एलिमिनेशन है दैट इज बीटा एलिमिनेशन। ये बीटा एलिमिनेशन कहलाता है क्योंकि जो बीटा पोजीशन पर प्रोटॉन है वो ये जो है अल्कोहलिक KOH जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है वो जो है ये खींच लेता है। तो यहां पर आपको पता है कि अल्फा बीटा और गामा, मतलब अल्फा बीटा और गामा। अल्फा कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन इज द कार्बन दैट इज अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप या सबस्ट्रेट। तो आपको पता है जैसे हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन करते हैं तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन होता है कि एक कार्बन कितने कार्बन से लगा है। अगर एक कार्बन से लगा है दैट इज प्राइमरी कार्बन, अगर एक कार्बन 2 कार्बन से लगा है दैट इज सेकेंडरी कार्बन, अगर एक कार्बन 3 कार्बन से लगा है दैट इज टर्शरी, और एक कार्बन अगर 4 कार्बन से लगा है दैट इज क्वाटर्नरी। ऐसे ही हमारा अल्फा बीटा और गामा कार्बन भी होता है। लेकिन अल्फा बीटा गामा जो है वो एक्टिविटी के बेस पे है। एक्टिविटी मतलब फंक्शनल ग्रुप उससे कौन सा लगा है या उससे लगा हुआ एक्टिव सेंटर जो है। अगर एक्टिव सेंटर है उससे लगा हुआ कार्बन, मतलब यहां पे एक्टिव सेंटर जो है, मतलब एक्टिविटी जो डिसाइड करेगा, केमिकल एक्टिविटी जो डिसाइड करेगा वो ये करेगा। क्लोरीन जो सब्स्टिट्यूएंट हो या फिर वो कोई फंक्शनल ग्रुप हो या फिर एक्टिव सेंटर हो, फ्री रेडिकल हो, कार्बोकेटाइन हो या कार्बोनाइन हो, कोई भी एक्टिव सेंटर से लगा हुआ कार्बन जो है दैट इज अल्फा कार्बन। तो यहां पर हेलोजन जो है वो एक्टिव सेंटर है और उससे लगा हुआ कार्बन जो है दैट इज अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, यहां पर ये अल्फा कार्बन हो जाएगा। ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया और ये हमारा बीटा कार्बन हो गया। अब बीटा जैसे प्राइमरी कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्शरी कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन टर्शरी, ऐसे ही अल्फा कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। तो मतलब यहां पर क्या है, ये जो है मैं इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये मैंने इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बना दिया, ये H ये Cl। अब ये तो है आपका एक्टिव सेंटर, ये आपका एक्टिव सेंटर है। ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। ऐसे ही ये बीटा कार्बन हो गया, ये बीटा हाइड्रोजन, ये भी बीटा हाइड्रोजन और बन जा बेटा ये भी बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास KOH है, अल्कोहलिक KOH। अब अल्कोहलिक KOH इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बेस जो है प्रोटॉन को बहुत जल्दी खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो है ये KOH जो है KOH
अब KOH जो है वो एक तरीके से आयनिक स्पीशीज है तो OH माइनस रहेगा। ये अब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टर है अब, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अब ये जो है इसको जल्दी से H+ चाहिए, ये खुद जाके किसी की तरफ, क्योंकि कोई चीज बहुत स्ट्रांग होती है तो वो दूसरे को बुलाती है। जैसे जापानीज होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी टेबल पर नेगोशिएट कराते हैं, वो लोगों को अपने ऑफिस बुलाते हैं, अपने घर बुलाते हैं, फिर नेगोशिएट करते हैं, वो कहीं नहीं जाते। तो आपने देखा होगा जापानीज जो PM है या जापानीज जो डेलीगेट्स है, बहुत रेयर होता है वो कहीं जाए, वो उनकी कंट्री में ही लोग जाते हैं। तो ये जो है ये बहुत स्ट्रांग बेस है, तो ये क्या करता है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये किसी की जगह नहीं लेगा, ये बल्कि अपनी तरफ चीजों को बुलाएगा। तो ये क्या करता है, ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया इसने, ये तो H+ निकल गया। अब H+ निकल गया तो ये जो है, ये जो बॉन्ड है, ये जो है कार्बन जो है एनाइन कार्बोनाइन बन गया, तो ये जो बॉन्ड है ये अंदर आ जाता है और उसकी वजह से Cl- निकल जाता है, ये पूरा प्रोसेस होता है। तो H+ निकला और Cl- निकला, तो ये हमारा HCl निकल गया और ये हमारा बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। तो एल्कीन्स बनता है। मतलब एडिशन रिएक्शन में आपने देखा कि एल्कीन्स आर कन्वर्टेड या सैचुरेटेड कंपाउंड्स, हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में आपने देखा कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेट में कन्वर्ट होते हैं, मतलब डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन इज उल्टा ऑफ एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि सैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट होगा, एल्किल हैलाइड यहां पर जो है वो एल्कीन्स में कन्वर्ट होगा, क्योंकि एल्कीन्स ने जो है वो एक मॉलिक्यूल रिलीज कर दिया है। एलिमिनेशन यहां पर HCl है, तो जो भी H होगा वो निकलेगा और बीटा पोजीशन से प्रोटॉन निकलेगा, ये ध्यान रखें आप। यहां तक हमने देखा। अब ये है कि ये तो एक ही एल्कीन अगर बनने का चांस है तो एक ही एल्कीन बनता है, लेकिन अगर एल्कीन एक से ज्यादा एल्कीन बनने का चांस है तो एक से ज्यादा एल्कीन बनता है। फिर उसके अंदर आपको ये देखना पड़ता है कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा माइनर बनेगा। तो ये एक फेवरेट क्वेश्चन बनता है एग्जामिनर का कि एलिमिनेशन रिएक्शन आपको एक एल्किल हैलाइड दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें जो है एल्कीन जो बन रहा है वो कौन सा एल्कीन है। तो उसमें देखते हैं अनसिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड में, या दोज एल्किल हैलाइड दैट आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग मोर देन 2 एल्कीन्स या 1 एल्कीन, तो उसके केस में सबसे ज्यादा एल्कीन कौन सा बनेगा, तो वो बनता है सेडजेफ रूल पे और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे। तो हम देखते हैं। सो एलिमिनेशन रिएक्शन in case of unsymmetrical alkyl halide, या elimination reaction where you can have the probability of getting 2 or more types of alkene, then in that case the more stable alkene will be more in amount or more stable alkene will be the major product. Okay, तो ये हमारा CH3 C CH3 C Cl CH3 ये हमारा हो गया H। अब इसके अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं, वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। फिर ये KOH और ये अल्कोहलिक KOH ये हमारा हो गया। अब होगा क्या, अब देखो यहां पर जो है आपके पास ये हमारा, अब यहां पे अल्फा कार्बन जो है वो एक है, लेकिन बीटा कार्बन जो है ये 2 तरह के हैं। देखो ये हमारा एक्टिव सेंटर है, ये हमारा एक्टिव सेंटर है, नीला कलर नहीं दिख रहा है, दूसरा कलर लूंगा, ये हमारा एक्टिव सेंटर है। क्लोरीन जो है ये हमारा एक्टिव सेंटर, और क्लोरीन से लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, क्लोरीन से लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, ये हमारा बीटा कार्बन, अब ये भी हमारा बीटा कार्बन। तो हमारे पास यहां पर बीटा कार्बन जो है वो 2 तरह के आ गए। जब 2 तरह के बीटा कार्बन हो तो क्या हो, तो 2 तरह के बीटा कार्बन है तो 2 तरह के बीटा हाइड्रोजन भी हैं। मतलब ये है, एक तो बीटा हाइड्रोजन ये है, एक हमारा जो है राइट साइड वाला है और एक जो है हमारा लेफ्ट साइड वाला है। तो अब आप कौन सा जो है मेजर करेंगे, तो अब इसके केस में 2 तरह के बनाएंगे। जैसे मैं उसको एक्सपेंड कर देता हूं, इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूं, ये मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं, एक्सपेंड हो गया, ये H, ये H, ये H, ये H। तो ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, वो बीटा नहीं है, ये अल्फा बीटा वो गामा, ये भी गामा, ठीक है, वो ध्यान रखें आप। तो एक तो है मैं जो है इस तरफ का जो है ये हाइड्रोजन हटाऊंगा और क्लोरीन यहां से हटाऊंगा, तो एक प्रोडक्ट तो मेरा यहां, जब क्लोरीन मैं यहां से हटाऊंगा
तो डबल बॉन्ड खिंच के डबल बॉन्ड ये वाला सिंगल बॉन्ड उधर आ जाएगा। ये तो क्लोरीन जो है वो तो बॉन्ड लेके जाएगा, तो ये जो है प्रोटॉन जो छोड़ के जाएगा ये यहां आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको एक तो कंपाउंड ये हमारा बन जाएगा CH3 CH3, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये C, फिर ये H, फिर ये C, और उसको एज इट इज रखा मैंने इंटेक्ट रखा उसको। तो एक तो एल्कीन ये मेरा बना। अब इस एल्कीन के अंदर देखो, ये जो एल्कीन है ये हमारा एक्टिव सेंटर है, ये जो एल्कीन है ये हमारा एक्टिव सेंटर है, ये हमारा एक्टिव सेंटर है। और एक्टिव सेंटर से लगा हुआ कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 9 है, अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 9 है। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, उसी हिसाब से जो है उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो इसके केस में क्या है, ये वाला जो एल्कीन है इसकी स्टेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा है। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा एल्कीन जो है। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं जो है वो मैंने ये क्लोरीन तो यही है, क्लोरीन हटाया और यहां से ये वाला बीटा हाइड्रोजन हटाया, तो डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड जो है वो यहां पर आ जाएगा। तो मैं यहां पे डबल बॉन्ड बना देता हूं, तो यहां पे कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH3 H C H डबल बॉन्ड C और ये H2 आ गया, ठीक है। वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई सबकी, ठीक है। अब यहां पर देखो ये एक्टिव सेंटर है आपका, एक्टिव सेंटर क्या है, एक्टिव सेंटर है ये आपका एक्टिव सेंटर है, ये एक्टिव सेंटर है आपका। और इससे लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये हमारा अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये अल्फा कार्बन हो, और ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसके अंदर एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर अगर आप देखें तो अल्फा हाइड्रोजन 1 है, और इसके अंदर अगर आप अल्फा हाइड्रोजन देखें तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 9 है। सो एल्कीन हैविंग मोर अल्फा हाइड्रोजन आर मोर स्टेबल बिकॉज दे हैव मोर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आपको जब भी पूछा जाए तो एल्कीन की स्टेबिलिटी अगर पूछी जाए, एल्कीन की, सो एल्कीन स्टेबिलिटी is directly proportional to number of alpha hydrogens, because number of alpha hydrogen will be more, और number of hyper conjugating structure भी बोल सकते हैं, और number of hyper conjugating structures, ठीक है ना। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जो कि नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहलाता है। तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे तो जो एल्कीन्स है वो भी ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसके केस में ये मेजर बन जाएगा, वो माइनर बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे आपको देखने पड़ेंगे क्या है। तो ये हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन था एल्कीन के केस में। तो एल्किल हैलाइड के केस में, एल्किल हैलाइड में आपको देखना है एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अल्कोहलिक KOH है तो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। फिर एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको देखना है कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो एल्किल हैलाइड जो है वो बीटा एलिमिनेशन है, इट इज बीटा एलिमिनेशन। बीटा जो हाइड्रोजन है, बीटा जो प्रोटॉन है उसका एलिमिनेशन होगा, क्योंकि ये जो अल्कोहलिक KOH है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन एक्सट्रैक्टर, तो ये बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को हटा देता है। तो उसके केस में अगर आपके पास मोर देन 1 टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन, तो ऑल पॉसिबल कंपाउंड बनाने आपको उसके अंदर एल्कीन जो मोस्ट स्टेबल है वो ज्यादा बनेगा, ठीक है। ये हमारा रहा। अब जो है इसके अंदर कुछ एरोमेटिक एल्किल हैलाइड जो है उनके हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे। तो रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक एल्किल हैलाइड, रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक एल्किल हैलाइड। जैसे मैं ये मान लूं क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन मैंने देख लिया, ये क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन में क्या है, क्लोरीन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन, और बेंजीन जो है इसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो जैसे आपको बताया कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो ज्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। ये हमारा ये। अब एल्किल हैलाइड जो है, एल्किल हैलाइड का हमने नेचर देखा, तो एल्किल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन ज्यादा करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रमोट करता है, लेकिन वो एलिफेटिक एल्किल हैलाइड, एलिफेटिक एल्किल हैलाइड, अगर एल्किल हैलाइड जो है वो एलिफेटिक नेचर का है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। लेकिन एरोमेटिक एल्किल हैलाइड डू नॉट फेवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एरोमेटिक एल्किल हैलाइड, एरोमेटिक एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड्स do not favor nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction, ये इंपॉर्टेंट। सो एरोमेटिक एल्किल हैलाइड्स डू नॉट प्रेफर nucleophilic substitution reaction। अब द क्वेश्चन है why aliphatic alkyl halide although favor nucleophilic substitution reaction but aromatic alkyl halide do not favor nucleophilic substitution reaction। अब उसका रीजन ये है क्योंकि जब भी alkyl halide nucleophilic substitution reaction करता है तो हेलोजन को अपना जो बॉन्ड पेयर है, हेलोजन को अपना बॉन्ड जो है वो खींच के ले जाना पड़ता है, जब जाके वो न्यूक्लियोफाइल बनेगा। लेकिन एरोमेटिक एल्किल हैलाइड में जहां पे हेलोजन जो है वो डायरेक्टली बेंजीन से लगा है, उसमें वो ऐसा नहीं कर पाता। वो ऐसा क्यों नहीं कर पाता? तो उसका रीजन है प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट। तो उसके अंदर ये जो है, ये जो लोन पेयर है, जैसे आप मानते हैं कि रेजोनेंस जो है, जो रेजोनेंस जो है, इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, मैं इसको इधर खींच लेता हूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जैसे ये क्लोरोबेंजीन है तो इसके अंदर रेजोनेंस कैसे आएगा? तो आपको पता है कि क्लोरीन है और अगर बेंजीन से कोई ऐसा एटम अटैच है जिसके पास लोन पेयर है तो बेंजीन उसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने अंदर खींच लेता है। तो मतलब ये है कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड जो है ये उठ के यहां चला जाएगा। पाई बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक और एक, ये दो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कोई भी बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो पाई बॉन्ड उठ के बाहर चला जाएगा, तो पाई बॉन्ड उठ के बाहर चला गया तो अब क्या होगा? लोन पेयर, क्योंकि यहां पर इस कार्बन की, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है हमारा, ये कार्बन, इस कार्बन पे बॉन्ड कम बन गया तो ये कार्बन लोन पेयर को अंदर ले लेता है। मैं ये वाला लेता हूं, ये लोन पेयर को अंदर ले लिया, इस पे क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो मैं यहां पे बनाता हूं, ये हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा, डबल बॉन्ड Cl और ये पॉजिटिव, क्योंकि क्लोरीन ने अपना लोन पेयर वहां दे दिया, और ये नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब लोन पेयर, नेगेटिव का मतलब ये लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज मतलब ये लोन पेयर की, पहले जो बॉन्ड पेयर था वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया, और पहले जो लोन पेयर था क्लोरीन का वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये है। और बाकी जो है बॉन्ड एज इट इज रखेंगे। अब जो है ये जो है अंदर घूमेगा, ये जो है ये लोन पेयर जो कि माइनस चार्ज है वो अंदर आएगा, बॉन्ड पेयर बनाएगा, और ये बॉन्ड पेयर बाहर चला जाएगा, ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे घूमता रहता है। ये डबल बॉन्ड, ये Cl, ये लोन पेयर और ये पॉजिटिव चार्ज। अब फिर ये माइनस आ गया और ये यहाँ पे लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे माइनस था, अब ये जो है ये अंदर जाएगा और ये उठ के बाहर चला जाएगा, ये यहाँ पर। तो मैं इसको बना देता हूँ दूसरे कलर से, ये आ गया। ये डबल बॉन्ड, ये Cl, और क्लोरीन तो आप वैसे रखेंगे, अभी पे क्लोरीन पे कोई चेंज नहीं देखेंगे आप। तो यहाँ पे माइनस और ये लोन पेयर और यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब जो है ये डबल बॉन्ड, ये जो लोन पेयर है ये अंदर चला जाएगा। तो वो तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो जानते हैं, अच्छे बच्चे हैं। और ये जो बॉन्ड पेयर था ये वापस जो है क्लोरीन के पास चला जाएगा। तो हमारा जो है अल्टीमेटली जो ओरिजिनल जैसा स्ट्रक्चर, ओरिजिनल जैसा है, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है, ओरिजिनल जैसा स्ट्रक्चर है। ओरिजिनल जैसा स्ट्रक्चर क्यों बता रहा हूं वो बताता हूं आपको। ये अब देखो यहां पर क्या है कि ये जो बॉन्ड पेयर पहले राइट साइड था, वो बॉन्ड पेयर लेफ्ट साइड हो गया। जहां पर डबल बॉन्ड था पहले स्ट्रक्चर में, जहां पे डबल बॉन्ड था वो देखो आप, और जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है वहां पे डबल बॉन्ड जो है वो देखो आप। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन पूरी चेंज हो रही है, डबल बॉन्ड घूम रहा है, दैट इज रेजोनेंस। तो मतलब यहां पर जो है एक पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएटर, और मैं इसका जो रिजल्टेंट बनाऊं, अगर मैं इसका रिजल्टेंट यहां बनाता हूं, रिजल्टेंट बनाऊं तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा बनेगा, मतलब इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का अगर मैं रिजल्टेंट बनाऊं तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा बनेगा। ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर और ये Cl और ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ ये आ जाएगा, ठीक है। तो कार्बन क्लोरीन और जो बेंजीन का जो कार्बन है उसके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए क्लोरीन जो है टूट के नहीं जा सकता। क्लोरीन जो है उसके जो लोन पेयर हैं वो बेंजीन ने ले लिए हैं, इसलिए क्लोरीन अपना बॉन्ड पेयर लेके
नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें क्लोरीन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑलरेडी क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उस पर सर्टेन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल की तरफ नहीं जा सकता, न्यूक्लियोफाइल की तरफ नहीं जा सकता। इसलिए जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर नहीं करता है। जो एरोमेटिक जो हैलाइड्स हैं, एरोमेटिक जो हैलाइड्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर नहीं करते हैं। उसका आंसर है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर +m या +r इफेक्ट बिटवीन बेंजीन रिंग एंड हैलोजन एटम लोन पेयर। तो ये हमारा मेन इसका रीजन है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या रिएक्शन कभी कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है, कुछ एडवर्स कंडीशन में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है, जो कि एक साइंटिस्ट है डाउज ने ये करके दिखाया। डाउज ने क्या करा है कि क्लोरोबेंजीन को NaOH में बहुत हाई टेम्परेचर, मतलब लगभग 631 के आसपास या 623 के आसपास जो है इसको गर्म करा और 300 ATM प्रेशर जो है वो लगाया, तो जाके ये हमारा डाउस प्रोसेस से ये फिर क्लोरीन निकल गया और OH जो है ये लग गया, लेकिन वो एकदम से नहीं हुआ। तो मतलब अब देखें, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको करना ही है तो आपको डाउस प्रोसेस लगाना पड़ेगा। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सो एल्किल हैलाइड, सो एरोमेटिक हैलाइड्स can show nucleophilic substitution by Dawes process, अब ये डाउस प्रोसेस क्या है? तो इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन इसको NaOH से रिएक्शन कराते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पर, मतलब टेम्परेचर है हमारा 623 केल्विन और प्रेशर है 300 ATM। तो इससे क्या होता है, हमारा ONA बन जाएगा। तो ये ONA बन गया, ONA, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। इसके बाद फिर इसकी वॉशिंग कर देते हैं H+OH- एसिडिक मीडियम में, तो ये हमारा एसिडिक मीडियम में वॉशिंग करेंगे तो ये हमारा H2, ये हमारा OH बन जाएगा और यहां पे हमारा फिर एज अ बाय प्रोडक्ट NaCl आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। मैं इसको पूरा ऑल टुगेदर एक साथ लिख देता हूं कि ये हमारा Cl प्लस NaOH और ये 623 केल्विन और 300 ATM, ठीक है, H+OH-, सॉरी H2O-, H2O, ये आ गया, तो ये आ गया OH प्लस NaCl, ठीक है। ये डाउस प्रोसेस। अब डाउस प्रोसेस जो है ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। डाउस प्रोसेस 12th में बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। डाउस प्रोसेस को अब याद कैसे करें, तो आपको याद करना है C डाउस प्रोसेस इज टू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, क्लोरो Cl हट जाएगा और OH आ जाएगा। मैंने ऐसे याद कर रखा है, बाकी आपकी जो है ट्रिक वो वैसे आप याद कर लो, क्योंकि आप कुछ ट्रिक ऐसे बनाओ कि वो नाम में ही मतलब जो क्वेश्चन पूछा है उससे ही आपको आंसर आ जाए। तो डाउस प्रोसेस जब भी दे तो आपको करना है C डाउस, ये D है, D से पहले C डाउस प्रोसेस इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक हैलाइड्स, ऑल्दो एरोमेटिक हैलाइड्स डू नॉट फेवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट C देखो डाउस ने करके दिखा दिया। C डाउस प्रोसेस हैज created a process in which aromatic halides can go nucleophilic substitution reaction। अब डाउस प्रोसेस है क्या, डाउस के अंदर क्या है, क्लोरोबेंजीन को OH में कन्वर्ट कर देना है। अब OH में कन्वर्ट करना है तो NaOH लेना है, NaOH लेना तो इजी तो होगा नहीं,
क्योंकि डाउज ने कुछ ना कुछ प्रेशर और टेम्परेचर भी सेट कर रखा होगा। बहुत आसान होता है, रूम टेम्परेचर पे जाता तो कोई भी कर लेता। तो 623 इज द स्पेसिफिक टेम्परेचर। आपको ये रटना नहीं है, क्योंकि आपको करना नहीं है। जहां पे करना होता है वहां पे कंडीशन स्पेसिफिक लगानी होती है, आपको तो बस समझना है और पेपर में अप्लाई करना है। तो बिल्कुल ऐसा 623 ऐसे डॉट रटना नहीं है आपको, बस 600 भी आप लिख दोगे जब भी चलेगा, 600 और 300 अगर आप लिख दोगे चलेगा, ठीक है ना। तो 600 टेम्परेचर ज्यादा है, 600 केल्विन, और उसका आधा जो है वो प्रेशर है 300 ATM, मतलब प्रेशर वेसल में करा जाता है। ये क्या होता है, बड़ा सा एक टावर होता है, कंटेनर होता है, वेसल होता है, उसमें प्रेशर से डाली जाती हैं बहुत सारी चीजें, तो हाई प्रेशर करा जाता है। वो जब आप कभी इंडस्ट्री में जाओगे तो आप देखोगे, तो प्रेशर वेसल में क्रिएट होता है बहुत हाई प्रेशर पे। अब ये जो है ये एक अच्छा जो है प्रोसेस था, क्योंकि इसमें जो है वो एरोमेटिक एल्किल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे थे, लेकिन कंडीशन बहुत एडवर्स है। इन कंडीशन को करना जो है वो थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि प्रेशर वेसल में 300 ATM करना बहुत 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 ज़्यादा रिस्की होता है, कभी कभी फट भी जाता है वेसल। तो हमारा ये है कि भाई इन कंडीशन को क्या लीनियंट कर सकते हैं, या हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो एरोमेटिक हैलाइड्स में कर सकते हैं विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इनटू दीज हार्श और सीवियर कंडीशंस। तो उसमें फिर कुछ कुछ प्रोसेस ये हैं कि अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -m ग्रुप अगर आप बेंजीन रिंग पे लगा दोगे तो ये रिएक्शन थोड़ी सी सिंपल हो जाती है। मतलब क्या है, मतलब आपने देख लिया कि अगर क्लोरोबेंजीन होगा और NaOH के साथ रिएक्शन कराना तो 623 और 300 ATM लेना पड़ेगा। लेकिन ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो अब जो है वो कुछ साइंटिस्ट ने क्या करा कि इन्होंने क्या करा, नाइट्रोबेंजीन लगा दिया इसमें, नाइट्रोबेंजीन ये करा, और फिर इसके अंदर NaOH करा। तो फिर जो है अगर आपने सिर्फ एक करा है तो ये जो है टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये 400 केल्विन पे हो जाएगा, 400 केल्विन पे हो जाएगा, मतलब वही H+ और H2O। तो ये 400 केल्विन पे ये रिएक्शन हो गया, मतलब अब आपको ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा टेम्परेचर नहीं लगाना है, और ये 400 केल्विन पे हो गया NO2 ये 400 केल्विन पे रिएक्शन हो गया NaCl। अब आप एक और लगा दोगे, हाँ ये Cl, ये NO2 और ये ऑर्थो पे भी लगा दिया, ठीक है। तो ये लगभग 300 केल्विन पे हो जाएगा, लगभग 300 केल्विन। एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं याद करना है आपको H2O। तो ये 300 केल्विन पे हो गया। तो ये Cl, NO2 और NO2, और अगर आप एक और NO2 लगा दोगे, ट्राई OH आएगा इधर, ठीक है, ट्राई नाइट्रो अगर आप कर दोगे तो वो और सिंपल हो जाएगा, ये और सिंपल हो जाएगा अगर आप NO2 कर दोगे। तो मैं उधर लिख देता हूं, इसको ऊपर ले लेते हैं पूरे को, हाँ ये पूरे को ऊपर ले लेते हैं। चलो भाई ऊपर चलो, चला गया, हाँ इसको भी ऊपर ले लें, चलो चला गया, हाँ ठीक है। अगर मैं 3 ले लेता हूं तो सिर्फ वार्म करने पर हो जाएगा। वार्म करना मतलब हल्का सा गर्म करना। तो ये Cl, ये NO2, ये NO2 और ये NO2, तो इसमें सिर्फ हल्का सा 5-7 डिग्री वार्म करने पर हो जाएगा। H+ और H2O, वही है हमारा NaOH, तो लगाना ही लगाना है सब जगह NaOH, और इधर भी NaOH, ये है। तो ये रिएक्शन हो जाएगा OH, NO2, ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, हाँ, प्लस NaCl, वही बाय प्रोडक्ट निकलेगा, और प्लस NaCl। तो ये आपने देखा कैसे जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम और भी ज्यादा सिंपल कर सकते हैं इन केस ऑफ एरोमेटिक हैलाइड्स। जैसे आपने देखा ये डाउस प्रोसेस है, डाउस प्रोसेस के अंदर आपको टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन आप टेम्परेचर और प्रेशर में नहीं जाना चाहते हैं तो क्लोरो को पहले नाइट्रो में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे क्लोरोबेंजीन था उसको नाइट्रो क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर लीजिए, और उसको जो है फिर आप NaOH पे और टेम्परेचर प्रेशर जो रिलीज करते जाइए, तो ये हमारा हो जाएगा। अगर 3 नाइट्रोफिनॉल है तो वो सिर्फ वार्म करने पर हो जाएगा, ठीक है।
तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब जो है वो एरोमेटिक हैलाइड्स जो है वो मेनली जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करते हैं। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ एरोमेटिक हैलाइड्स। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ एरोमेटिक हैलाइड्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक हैलाइड्स। अब ये जो है ना, ये रिएक्शन एक तरीके से हैलोजन ग्रुप की वजह से नहीं है, ये बेंजीन रिएक्शन, बेंजीन रिंग की वजह से है, क्योंकि जहां जहां बेंजीन रिंग होती है वहां वहां एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, एरोमेटिक हैलाइड्स, ये है हमारा। तो इट इज मेनली बिकॉज ऑफ एरोमेटिक रिंग, नॉट बिकॉज ऑफ हैलोजन, ये ध्यान रहे आप, ठीक है। जैसे ये हमने करा। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो बहुत बढ़िया और तगड़ा एग्जाम्पल है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, FCR रिएक्शन है, जो मैंने आपको पहले बताया पुराने लेक्चरों में, बार बार नहीं बताऊंगा, पैसे देते नहीं हो, सब्सक्राइब करते नहीं हो, फ्री में सब लूटे जा रहे हो। Cl प्लस अब मैं यहाँ CH3Cl और ये AlCl3 लगा दें, तो अगेन इट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है और 3 स्टेप प्रोसेस है। 3 स्टेप प्रोसेस में क्या होगा, पहले CH3Cl AlCl3 से लगेगा, AlCl4 माइनस बन जाएगा और CH3 प्लस बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। फिर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। फिर जो है वो क्लोरीन जो निकला Cl माइनस और AlCl4 जो है AlCl4 माइनस, वो हम H प्लस जो निकला उसमें से, H प्लस जो इसमें से निकला और AlCl4 माइनस जो निकला इसमें से, वो आपस में रिएक्शन करेंगे और वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, एक बार जल्दी से बता देता हूँ, जल्दी कर लेते हैं। प्लस AlCl3, तो ये AlCl4 माइनस प्लस CH3 प्लस, ये तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब इलेक्ट्रोफाइल जो है ये बेंजीन रिंग से लग जाएगा, ये बेंजीन रिंग है प्लस CH3 प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल, अब बेंजीन रिंग ने H प्लस छोड़ दिया, बेंजीन रिंग ने H प्लस छोड़ दिया, तो ये CH3, अब ये ऑर्थो और पैरा पे लगेगा, 2 बार लगेगा। अब ये H प्लस जो है वो AlCl4 माइनस प्लस H प्लस लगा, तो वापस से AlCl3 प्लस HCl बन गया। ये पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है। तो हमारा जो हमें जो है वो मेन प्रोडक्ट से मतलब है, ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट क्या है, ये मेन प्रोडक्ट है ये Cl एक जगह ऑर्थो, क्योंकि आपने देखा अगर रेजोनेंस की बात करें, तो अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं तो रेजोनेंस में नेगेटिव चार्ज कहां पर है, क्लोरोबेंजीन में एक तो नेगेटिव चार्ज यहां पर है, ऑर्थो पे है, ये ऑर्थो है, और एक है पैरा पे, तो मेटा पे नहीं आ रहा है नेगेटिव चार्ज। जैसे आपने देखा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन डू नॉट क्रिएट negative charge over meta position, instead they create negative charge over ortho and para position. So electrophile is an electron loving species. या तो वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, भाई वहीं उसे प्यार मिलता है जाके, तो या तो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, वहीं उसको दुलार मिलता है जहां पे लोन पेयर होता है, तो या तो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि वहां पे लोन पेयर है, या फिर लोन पेयर ही उसे दे दी जाए, वो तो इलेक्ट्रॉन का भूखा है बेचारा इलेक्ट्रोफाइल। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑर्थो पर और पैरा पर है, तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही बनेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर ही अटैक करेगा, अटैक। ये अब जो है वो पैरा पोजीशन जो है Cl और ये CH3, हाँ ये पैरा क्लोरोटोलुइन बोल दीजिए, ये ऑर्थो क्लोरोटोलुइन बोल दीजिए। तो ये जो है ये हमारा पैरा वाला प्रोडक्ट जो है ये मोर स्टेबल है, क्योंकि इसमें सिमेट्री है, और इसमें जो है बल्कि ग्रुप्स जो है दूर दूर है, बल्कि ग्रुप्स दूर दूर है, इट इज मोर स्टेबल मेजर। तो जो मेजर जो होता है बहुत स्टेबल होता है, बहुत, अरे भाई ये क्या हो गया, हम तो कर रहे थे मेज, अबे यार क्या चक्कर है, मैं कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, अच्छा अंडू हो रहा है, हाँ मैं नेगेटिव कर रहा हूँ यार। हाँ मेजर जो होता है वो बहुत स्टेबल होता है, मेजर इज स्टेबल, मेजर और ये माइनर। तो ये हमारा एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। इसका एक दूसरा रिएक्शन है, अब ये तो क्या है
इट इज कॉल्ड एज एल्काइलेशन, क्योंकि इसमें जो है एल्काइल ग्रुप जो है ये जुड़ गया है. इट इज कॉल्ड एज alkylation because in this alkyl group is attached to the benzene ring, that is alkylation, although it is an electrophilic substitution reaction, but since alkyl group is acting as electrophile, that is called as alkylation. ऐसी हमारा acylation भी है. acylation में क्या होता है कि CH3CO ग्रुप जो है वो हमारा लगता है. तो ये हमारा वापस से देख लेते हैं, वही FCR रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का ही टाइप है. कौन सा कलर है? ब्लू. ये क्लोरोबेंजीन प्लस CH3COCl ये आ गया हमारा, और वही AlCl3. तो यहां पर वही रिएक्शन है कि ये जो है CH3C डबल बॉन्ड O और ये Cl प्लस AlCl3, तो ये CH3C डबल बॉन्ड O. अब यहां पे प्लस आ जाएगा क्योंकि ये जो AlCl है दैट इज लेविस एसिड. ये लेविस एसिड है और ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है, भूखा नंगा है, AlCl4 माइनस. ठीक है, तो ये बन गया हमारा और ये बेचारा रह गया. फिर ये जो है वही अटैक कर देगा यहां पर. बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, 100 बार करो, पढ़ते रहो. तो ये हमारा वापस से हमारा दिस इज कॉल्ड एज एसाइलेशन. ये एसाइलेशन क्योंकि यहां पे एसाइल ग्रुप लगा है, ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो और पैरा Cl CH3. तो ये हमारा वही कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आ जाएगा. ठीक है, देख लेते हैं इसको. Cl C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस Cl CH3. ठीक है, तो ये मेजर हो जाएगा, ऑब्वियस है, पैरा है, मेजर है. अरे बार बार MG लिख देता हूं यार, क्या करूं. मेजर और ये आ जाएगा माइनर, मेजर माइनर. ठीक है, तो ये इट इज कॉल्ड एज एसाइलेशन. इसको एसिटाइलेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये एसिटाइल ग्रुप है. ये जो है ना ये पूरा ये लग रहा है ये एसिटाइल ग्रुप है, ये एसिटाइल ग्रुप है. एसिटाइलेशन और इसको एसाइलेशन भी बोलते हैं. एसाइलेशन घर का नाम है इसका, एसाइलेशन क्योंकि ये एसाइल ग्रुप भी कहलाता है. तो एसिटाइल ग्रुप भी कहलाता है और एसाइल ग्रुप भी ये कहलाता है. तो यहां पर हमने देखा ये हमारा जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ एरोमेटिक हैलाइड, जो कि आपको अलग अलग प्रोडक्ट देगा, एल्काइलेशन और एसाइलेशन. फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने का. ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे इन केस ऑफ एरोमेटिक हैलाइड्स. और ध्यान रहे एरोमेटिक हैलाइड्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर नहीं करता है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो एरोमेटिक हैलाइड्स में उतना ज़्यादा फेवर नहीं होता है. वो डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है. लेकिन डाउज ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको करके दिखाया, और फिर डाउज के बाद और साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसको और भी ज़्यादा सिंपल कर दिया. अब जो है कुछ नेम रिएक्शन है एरोमेटिक हैलाइड्स के. एक तो आपने देखा था नेम रिएक्शन के अंदर, तो इस चैप्टर में जो नेम रिएक्शन है वो आपने देखा, एक तो आपने देखा फिंकलस्टीन रिएक्शन. तो फिंकलस्टीन तो आयोडीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कोई भी आप एल्किल हैलाइड ले लें, जैसे RCl RBr, उसके अंदर Ni लगाया ड्राई एसीटोन में, तो Ri बन जाएगा. ठीक है, ऐसी हमारा था स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या था, कोई भी एल्किल हैलाइड ले लें RCl RBr. ठीक है, उसके अंदर सिल्वर का सॉल्ट AgF COF2 Hg2F2 वो हमने लिया, तो वो एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा. फिर आपने देखा वो जो है सैंडमेयर रिएक्शन, शी गटर्सन सैंड, बाल्द शीमन रिएक्शन, शी दैट इज फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन जो एनिलीन था, एनिलीन का हमने बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बना दिया NaNO2 से.
तो वो हमने देखा। और BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड HBF4 से रिएक्शन कराया तो फ्लोरोबेंजीन बन गया। दैट इज बाल्द-शीमन रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, बाल्द-शी-गटरसन सैंड। फिर गटरमैन्स रिएक्शन है। गटरमैन्स रिएक्शन में क्या करा आपने कि वही एनिलीन लिया, उसको NaNO2 मतलब NaNO2 या HNO2 प्लस नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराया, HNO2 नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराया तो वो BDC में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और BDC जो है उसका रिएक्शन आपने कॉपर और HCl के प्रेजेंस में कराया तो फिर वो आपको क्लोरोबेंजीन, ऐसी कॉपर और ब्रोमीन की प्रेजेंस में कराया तो ब्रोमोबेंजीन दे देगा। दैट इज गटरमैन्स रिएक्शन। और सैंडमेयर रिएक्शन में कॉपर का सॉल्ट लेते हैं Cu2Cl2, बस वो गटरमैन्स और सैंडमेयर रिएक्शन एक जैसे हैं। सैंडमेयर पहले आया था और Cu2Cl2 थोड़ा उतना अच्छा कैटलिस्ट नहीं है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने Cu और HCl ले लिया उधर, ठीक है, वो हमारा। अब यहाँ पर तो नेम रिएक्शन और 2-3 है। एक है वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तीनों रिएक्शन को एक साथ मैं पढ़ाता हूं भैया। सो अदर रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड, अदर रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड, तो इसके अंदर 3 है। एक है वुड्स रिएक्शन, एक है फिटिंग रिएक्शन और एक है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। होता ये है कि साइंस जो है कभी कभी बच्चों का खेल लगता है। कैसे कि वुड्स ने एक रिएक्शन कराया तो वुड्स नाम का हो गया, फिटिंग रिएक्शन कराया तो फिटिंग रिएक्शन हो गया, फिर वुड्स फिटिंग ने कहा कि हम दोनों मिल जाते हैं और नया रिएक्शन करते हैं, दैट इज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। जैसे बच्चा होता है ना, कोई बच्चा कोई काम करता है तो दूसरा बच्चा कहता है मैं भी ऐसे ही करूंगा, लेकिन वो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लेता है। जैसे कोई बच्चा जो है कोई लाल ब्लेजर पहन के आया तो घर पे जाके मम्मी को बोलता है कि मैं भी लाल ब्लेजर पहनूंगा, तो मम्मी जो है उसकी कोशिश करती है कि उससे अच्छा लाल ब्लेजर ला के दे। फिर कोई दूसरा देखता है कि वो भी देखता है कि लाल ब्लेजर, तो उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि इससे अच्छा। तो बस ये है कि एक आइडिया जनरेट होता है और बाकी साइंटिस्ट उसको थोड़ा सा इंप्रूव करके नई चीज बना देते हैं, दैट इज साइंस, ठीक है। आपने लेगेसी ली है, पुरानी जो है नॉलेज ली है, उसको थोड़ा अपना कुछ ब्रेन लगा के उसको इंप्रूव कर दिया तो ये नई चीज हो गई। जैसे कि डी ब्रोगली जो है, डी ब्रोगली को नोबेल प्राइज मिला क्योंकि उन्होंने जो है वो बस 2 इक्वेशन को मर्ज कर दिया, आइंस्टीन की E=mc² और प्लैंक्स की E=hν, 2 इक्वेशन को बस मर्ज कर दिया। कोई भी साइंटिफिक मतलब जो है कैलकुलेशन लेके उसको उन्होंने प्रूव कर दिया कि λ=h/mv, मतलब जो वेवलेंथ है वो मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और उनको नोबेल प्राइज मिल गया। मतलब 2 लोगों ने पहले ही काम कर रखा था, उन्होंने क्या करा, 2 लोगों के काम को मर्ज कर दिया और नोबेल प्राइज मिल गया। हालांकि कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके नहीं दिखाया, लेकिन थ्योरेटिकली प्रूव करा हुआ था। 2 जो फिनोमेना थे वो पहले से ही प्रूव हुए थे, उनको कैप्चर करा और नई चीज बना दी, दैट इज साइंस। तो साइंस के अंदर बस ये है कि आपको पुराना चीज जो है वो पता होना चाहिए तो नई चीज अपने आप होती जाती है। वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या है, ये रिएक्शन है जहां पर आप एल्किल हैलाइड को मेटल से रिएक्शन कराते हैं, सोडियम से, और ये जो है ये आपको एल्केन कन्वर्ट कर देता है। तो एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि एल्केन से एल्किल हैलाइड ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और एल्किल हैलाइड से एल्केन ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो जैसे आपको पता है कि अगर आपको आगे का रास्ता पता है तो पीछे का रास्ता ऑब्वियसली आपको पता होगा, बशर्ते आप निशान ना मिटा दें। एल्किल, हाँ मैं क्या कर रहा था, हाँ एल्केन से, तो हमने देखा कि एल्केन से एल्किल हैलाइड बनता है, एल्किल हैलाइड, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और एल्किल हैलाइड से एल्केन बन जाएगा, ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ठीक है। तो वाइस वर्सा होती हैं चीजें। तो वुड्स रिएक्शन यही रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन क्या करता है, एल्किल हैलाइड को वापस एल्केन में कन्वर्ट करता है, इसीलिए
ये वुड्स रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। अब ये करना आसान नहीं है क्योंकि एल्किल हैलाइड जो है वह जैसे आपने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही प्रमोट करते हैं। तो एल्किल हैलाइड का जो बॉन्ड है, मतलब जो CX बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड है, और पोलर बॉन्ड जो है वो जनरली फ्री रेडिकल में कन्वर्ट नहीं होता है। पोलर बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में ही कन्वर्ट होता है। तो फ्री रेडिकल में करना ये काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है, इसीलिए ये वुड्स ने करके दिखाया और वुड्स का आज नाम हम पढ़ते हैं और आपके बच्चे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन है क्या एक्चुअली? तो वुड्स रिएक्शन क्या है? तो इसमें जो है ये CH3Cl प्लस सोडियम मेटल ले लें, आप पोटेशियम भी ले सकते हैं, लेकिन हमने सोडियम ले लिया क्योंकि बुक में सोडियम लिखा हुआ है, मैं कोई घर पर थोड़ी करके लाया हूँ। एसीटोन, ठीक है, ड्राई एसीटोन ले लिया। अब इसके अंदर क्या है, ये दो लिए, बैलेंस करने के लिए ये भी दो ले लिया। तो CH3 प्लस NaCl 2 आ गया। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। लेकिन अब ये जो रिएक्शन है ये जो है फ्री रेडिकल कैसे है, और इसमें जो है एसीटोन लेने की क्या ज़रूरत है? एसीटोन इसलिए लिया क्योंकि अगर आप ड्राई एसीटोन नहीं लेंगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स जनरेट कर देगा, न्यूक्लियोफाइल्स जनरेट कर देगा, मतलब चार्ज स्पीशीज जनरेट कर देगा। क्योंकि जो मेटल है वो अगर आपने ड्राई मीडियम नहीं लिया, वेट मीडियम या मॉइस्ट मीडियम ले लिया, तो मेटल जो है फिर वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं कर पाएगा, या जो है वो रिएक्शन फिर फ्री रेडिकल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मतलब इसका मैकेनिज्म अब क्या है? ठीक है, ये आपने देख लिया वुड्स रिएक्शन, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन किस लिए है? क्योंकि आपको पता है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है उसके लिए नॉन पोलर मीडियम ही चाहिए होता है। पोलर मीडियम चाहिए होता है इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने के लिए, नॉन पोलर बॉन्ड बनाने, नॉन पोलर बॉन्ड यानी चार्ज स्पीशीज क्रिएट करने के लिए, और होमोलिटिक क्लीवेज के लिए आपको नॉन पोलर मीडियम चाहिए होता है। हीट्रोलिटिक क्लीवेज के लिए आपको पोलर मीडियम चाहिए होता है। तो एक तो रीजन ये भी है, और दूसरा रीजन ये है क्योंकि हम बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल ले रहे हैं, वेरी वेरी एक्टिव मेटल, तो देयर शुड नॉट बी वाटर, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अब मीडियम तो होना ही चाहिए, तो आपको कुछ मीडियम तो चाहिए, कुछ लिक्विड तो चाहिए जिसमें चीजें मिक्स अप हो सके, दैट इज ड्राई एसीटोन। ठीक है, अब मैकेनिज्म क्या है इसका? तो मैकेनिज्म पहले मैं रिएक्शन लिख लेता हूं। हाँ, एक काम करते हैं, बार बार क्यों लिखें, पीछे से काट लेते हैं, पीछे से काट लेते हैं इसको, या कॉपी कर लेते हैं। कॉपी है, कट का तो आया ही नहीं, कॉपी कहाँ गया? ऑप्शंस बदल दिए हैं, ये क्या चक्कर हो गया? इसको तो कैंसिल करो भाई, कहाँ से आएगा? हाँ, ये आ गया, कॉपी कॉपी कॉपी, और यहाँ पेस्ट होगा? नहीं हो रहा भैया, वापस ही लिखना पड़ेगा। शॉर्टकट नॉट ऑलवेज वर्क्स। ड्राई एसीटोन, ठीक है, CH3 प्लस NaCl 2 ये हो गया। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले तो ये जो Na है ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, मैं 2 ले लेता हूं, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2Na प्लस बन गया। ठीक है, सोडियम मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ऑब्वियसली इसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन यूज करना। तो ये जो है, अब जो है एल्किल हैलाइड एक जो है CH3Cl, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। अब जो है ये यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो है, यहां पर ये CH3 प्लस आएगा, CH3 प्लस, ये बॉन्ड टूट गया, प्लस Cl माइनस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है CH3 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा, CH3 रेडिकल। ठीक है, ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। अब ऐसे 2 रेडिकल CH3 प्लस CH3, ऐसे 2 रेडिकल आपस में लग जाएंगे और CH3 ये बन गया। अब एल्केन तो आपका बन गया, और Na प्लस और Cl माइनस लग जाएगा तो वो NaCl बन गया। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, यहाँ पर कार्बन फ्री रेडिकल बनता है, कार्बन फ्री रेडिकल ये जनरेट होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। सोडियम जो है वो पोलर, सोडियम कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर, तो ये बॉन्ड पोलर है तो ये यहाँ से हट जाएगा
तो ये CH3 प्लस Cl माइनस। अब इनडायरेक्टली जो है वो कैटायन को इलेक्ट्रॉन जोड़ के फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करा गया है, और ये जो है फ्री रेडिकल ऐसे बहुत सारा। अब बच्चों को याद इसलिए नहीं रहता कि भाई आपने जो है वो ये भी लिया, इतने सारे फ्री रेडिकल जो है वो चेन रिएक्शन है, और यहां पर जो है ये 2 मोल है, ये भी 2 मोल है। 2 मोल का मतलब अरबों, 1 मोल। हम जो रिएक्शन कराते हैं वो नंबर में नहीं कराते, वो मोल्स में होता है। 1 2 3 ये नंबर नहीं है, ऐसा नहीं है कि 2 ही मॉलिक्यूल है, मोल्स है। मोल्स का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें, अरबों खरबों चीजें हैं, आप गिन नहीं पाएंगे। तो दिखाने के हिसाब से वो 1 लिखा है, बट एक्चुअली इट इज मोल्स, तो बहुत ज्यादा है। तो ये मोल्स के अंदर हो रहा है रिएक्शन, तो इट इज फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो यहां पर ये वुड्स रिएक्शन, ऐसा ही फिटिंग रिएक्शन। अब देखो क्या है कि एलिफेटिक हैलाइड और एरोमेटिक हैलाइड अलग बिहेव करते हैं, वो मैंने बता दिया। एलिफेटिक हैलाइड आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और एरोमेटिक हैलाइड आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ऐसी यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुआ है जो कि वुड्स ने करा के दिखाया। अब फिटिंग ने सोचा कि ये एरोमेटिक में भी हो सकता है क्या, बस फिटिंग ने ये सोचा और करने की कोशिश करी, क्योंकि वुड्स ने सिर्फ एलिफेटिक पे ही करा था, फिटिंग ने इसको एरोमेटिक पे करके दिखाया, तो एरोमेटिक में हो गया। फिर उन्होंने कहा कि वुड्स और फिटिंग साथ साथ में आए, क्योंकि वुड्स का एलिफेटिक से रजिस्टर हो गया था और फिटिंग का एरोमेटिक से रजिस्टर हो गया था। दोनों ने कहा कि अगर हम दोनों करा के दिखाएं, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों करा के दिखाएं तो होगा, तो वो भी हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या है कि ये जो है फिनाइल रिंग ली, ये क्लोरोबेंजीन, ऐसे 2 लिए। तो मैं इसको थोड़ा सा वैसे दिखा देते हैं, क्योंकि बात यह है कि चीज को लिखा कैसे गया है, रिप्रेजेंट कैसे गया है, तो हमारा ब्रेन, हमारी आंखें वैसी कैच करती हैं। तो आपका ब्रेन कैसा है उसके हिसाब से लिखिए। कुछ पहले बुक्स में वैसे सीधा लिखा हुआ है जैसे मैंने लिखा, लेकिन कुछ बुक्स में ऐसा लिखा है, तो इससे बच्चों को आसानी होती है रटने में, हाँ समझने में नहीं, रटने में। प्लस Na सोडियम 2Na, तो ये हमारा फिर वही सीधा वही रिएक्शन है, क्लोरीन निकल जाएगा NaCl, और ये जो है ये बाइफिनाइल, ये जो 2 बेंजीन रिंग है ये लग जाएंगे। जैसे वहां वुड्स के अंदर जो था कार्बन लग रहा था, तो ये हमारा बाइफिनाइल ये बन गया, प्लस 2NaCl, वही ड्राई एसीटोन ये। तो जो वही रिएक्शन था, वही रिएक्शन जो था, जैसे यहां पर CH3, तो ये फिनाइल रिंग क्लोरोबेंजीन, फिर फिनाइल, क्योंकि बात यह है कि जो फिनाइल कार्बोकेटायन है दैट इज नॉट वेरी स्टेबल, तो वो यहां पर जो है वो बनना भी नहीं चाहेगा, और बन गया तो रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फिटिंग रिएक्शन है। तो मैं इसे यहाँ से याद कर सकता हूँ, फिटिंग रिएक्शन का मतलब नल की फिटिंग। 2 नल की जो है, नल का अगर आपने देखा हो कभी, आपकी तो एज कम है क्योंकि आपने दुनिया कम देखी है, मैंने दुनिया ज़्यादा देखी है। तो मैं जो प्लम्बर है उसको भी देखा है। तो प्लम्बर क्या होता है, नल आता है तो उसमें एक चूड़ी आती है, सॉकेट आता है, गोल गोल होता है, वो बेंजीन रिंग की तरह हेक्सागोनल होता है। तो जब वो लगा रहा था तो मैंने कहा अरे वाह, 2 रिंग जो है सेट हो गई, तो ये फिटिंग रिएक्शन की तरह लग रहा है। 2 बेंजीन रिंग आपस में घुस गई, तो फिटिंग रिएक्शन। तो नलके की फिटिंग, तो उससे मुझे याद है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब जो कुछ रिएक्शन हमारे रह गए हैं, जैसे एल्किल हैलाइड विथ मेटल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, क्योंकि ये ऐसा रिएजेंट है जिसमें कार्बन जो है वो नेगेटिवली चार्ज रहता है। जनरली कार्बन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज ही रहता है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, तो उसको बहुत कम एलिमेंट ही नेगेटिव में कन्वर्ट कर पाते हैं। ज़्यादातर एलिमेंट उससे इलेक्ट्रॉन ले ही जाते हैं। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जिसमें क्या होता है, कार्बन इज अटैच टू मेटल, कार्बन जो है वो मेटल की बॉन्डिंग कर लेता है। मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ये कहलाते हैं, जहां पे कार्बन जो है वो मेटल से रिएक्शन करता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आयनिक बॉन्ड भी है और कोवलेंट बॉन्ड भी है। तो वो कैसे है वो हम देखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड की जगह कुछ और हो गया ये तो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। विक्टर ग्रिग्नार्ड जो थे उन्होंने ये बना के दिखाया था। तो इसके अंदर होता यह है कि जैसे हम एल्किल हैलाइड ले लें, अगर कोई भी, फॉर एग्जांपल CH3 और ये मैंने Cl ले लिया, प्लस मैग्नीशियम इसके अंदर हम लेते हैं,
मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्योंकि जब भी आप कोई एक्टिव मेटल लेते हैं तो मीडियम शुड बी ड्राई, मीडियम जो है वो मॉइस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मेटल है वो फिर मॉइस्चर से ही रिएक्शन कर लेगा, तो इसलिए रिएक्शन शुड नॉट बी मॉइस्ट, मीडियम शुड नॉट बी मॉइस्ट। तो इसमें क्या होता है, अब Mg जो है वो इन दोनों के बीच में आ जाता है, ये Mg जो है ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा, तो CH3MgCl बन जाएगा, CH3MgCl बन जाएगा। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आर एल्किल पार्ट ले सकते हैं, हाइयर जो है उनकी रिएक्टिविटी कम होती है और लोअर जो है एल्किल हाइड उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो RH प्लस Mg ये वही ड्राई ईथर और ये हमारा आ गया RMgX, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ टाइप ऑफ रिएजेंट इन विच कार्बन इज नेगेटिवली चार्ज, मैग्नीशियम इज पॉजिटिवली चार्ज और हैलोजन जो है ये भी नेगेटिवली चार्ज है। तो मतलब मैग्नीशियम के ऊपर +2 होगा, एक माइनस तो हैलोजन से आएगा और एक माइनस जो कार्बन से आएगा। तो इसकी जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर मैं स्ट्रक्चर या फिर बॉन्डिंग की बात करूं तो R मतलब ये जो है सिंपल R की फॉर्म में चलिए नहीं ले, कार्बन की फॉर्म में ले ले, तो CH3 और Mg और इधर X, ये कोई भी हैलोजन है तो X तो माइनस, ये +2 मान लो आप इसको, और ये फिर माइनस कार्बन पे। तो यहां पर जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग भी है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। आयनिक बॉन्ड मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में प्योर आयनिक बॉन्ड है, और इसमें जो है ये पार्शियल आयनिक बॉन्ड C और Mg के बीच में पार्शियल आयनिक बॉन्ड होगा। तो मतलब ये एक ऐसा रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसमें कार्बन जो है वो कार्बनाइन फॉर्म की कार्बन जो है वो आयनिक फॉर्म में रहता है। मैग्नीशियम जो है वो तो मेटल है, वो हमारा पॉजिटिव फॉर्म में ही रहेगा, और हैलोजन जो है ये नेगेटिव है। तो इसमें आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों ही हैं। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये बहुत सारे प्रोडक्ट देता है। अगर इसमें मैं वॉशिंग कर दूं इसकी तो फिर ये आपको एल्केन दे देगा, वो एक अलग जो है प्रोसेस है, उसको हम फिर बाद में पढ़ेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बहुत सारे रिएक्शन है, उनको हम अलग से ही पढ़ेंगे। तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब ऐसी इसके अंदर कुछ जो हैं वो हमारे और एक दो रिएक्शंस रह गए थे। जैसे अगर मैं बेंजीन का एरोमेटिक हैलाइड्स जो हैं उनके कुछ रिएक्शंस रह गए थे। एरोमेटिक हैलाइड्स, जैसे मैंने बताया आपको, एरोमेटिक हैलाइड्स जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही प्रेफर करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप इसमें करा तो सकते हैं, बट उसमें डिफिकल्टी बहुत आती है। डिफिकल्टी ये है कि कंडीशन शुड बी वेरी हार्श, जैसे डाउज ने करके दिखाया, या फिर आप उसमें नाइट्रो ग्रुप लगाएं तो फिर वो थोड़ा बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रमोट करता है एरोमेटिक हैलाइड्स में। तो वो आपने देखा डाउस प्रोसेस, और डाउस को याद करने का तरीका क्या है वो मैंने बता दिया आपको। सी डाउस, सी का मतलब क्लोरोबेंजीन और डाउस में ओ का मतलब क्लोरोबेंजीन इज कन्वर्टेड टू फिनॉल, ओ से कन्वर्ट हो जाएगा तो सी डाउस। वो आप पुराना लेक्चर देख लें, उससे आपको आ जाएगा। मतलब जो भी चीज आपको याद करनी है वो याद करने के साथ साथ आपको रिटेन भी करनी है, मतलब याद रखनी भी है। याद करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको तो बताना है एग्जामिनर को कि आपको याद है। ठीक है, तो अब एरोमेटिक हैलाइड्स, इसके अंदर मैं पहले भी बता चुका हूं, एरोमेटिक हैलाइड जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। तो एरोमेटिक हैलाइड्स का HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन, जैसे ये है तो HNO3। अब ये जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मैंने बताया था आपको, क्लोरोबेंजीन जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रमोट करता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है ऑर्थो पे और पैरा पे, मेटा पे नहीं बढ़ाता। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें इसका रिएक्शन जो है वो कंसेंट्रेट HNO3 से अगर हम करें, कंसेंट्रेट HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये जो है ये एक नाइट्रेशन मीडियम है, एक मतलब नाइट्रो ग्रुप इसके अंदर लग जाएगा, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इसके अंदर बन जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये यहां पे बन जाएगा। ठीक है, तो ऑर्थोक्लोरोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, Cl, ये तो N डबल बॉन्ड O और ये O, ये तो ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और ये पैरा, तो पैरा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनेगा, क्योंकि पैरा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल है। यहां पर बहुत कम जगह जो है ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। कभी कभी अगर ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगे, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड या सैलिसल्डिहाइड में भी थोड़ा बहुत होगा,
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ऑर्थो में किसी वजह से बनती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसकी एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है तो स्टेबल हो जाता है, तो वहाँ उसका अमाउंट ज़्यादा बनेगा। या नाइट्रोफिनॉल पैराफिनॉल, उस केस में वो होगा। जनरली केस में क्या होता है कि पैरा जो है वो ज़्यादा बनता है, पैरा जो है मोर स्टेबल है और ज़्यादा बनता है। अब ये जो है ये आप इसमें देखें कि इसमें ये होता कैसे है। तो यहां पे आप देखेंगे कंसंट्रेट ही लेना है आपको, दोनों कंसंट्रेट ही लेना है, डाइल्यूट नहीं लेना है। कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4। होता ये है कि बुक में जो वर्ड्स लिखे हैं हम उसे देख तो लेते हैं लेकिन कैच नहीं कर पाते जब तक हमें कोई उसे बताए ना, क्योंकि हमारे जो जितने सेंसेस इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा आपको पढ़ना और लिखना समझ में आएगा। तो जैसे आपने पढ़ लिया कंसंट्रेट, लेकिन आपको समझ में बहुत कम आएगा, ये याद रखने में दिक्कत होगी। कंसंट्रेट ये भी हो, कंसंट्रेट ये भी, लेकिन आपको कोई बता दे, कोई आपको एम्फसाइज करे कि दोनों ही कंसंट्रेट होगा बेटा, तो फिर आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इंग्रेस ये काम करता है, आपको बार बार एम्फसाइज करता है, प्रमोट करता है अच्छा पढ़ने का। तो इंग्रेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इंग्रेस को आप पैसे भी लेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है, तो पैसे भी जमा करा देना। तो होता क्या है ये, हाँ सारा काम तो पैसों के लिए ही होता है। कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। तो इसमें जो है ये रिएक्शन ये बनता है, एक हमारा नाइट्रो NO2 प्लस बन जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा, प्लस HSO4 माइनस बन जाएगा। ठीक है, बैलेंस है ये रिएक्शन। अब ये जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है, NO2 नाइट्रो ग्रुप NO2। सो ये जो है वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो मिक्सचर है, मतलब कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3 का, ये जो है ये मतलब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, NO2 जनरेट करता है। सो NO2 जो है बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो ऑर्थो पे और पैरा पे रिएक्शन कर जाता है। तो ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन ये बन जाएगा। तो ये हमारा रिएक्शन है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही ये एग्जांपल है। अब हमारा कंसंट्रेट H2SO4 से कंसंट्रेट H2SO4, अगर सिर्फ आप कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं तो वहां एसोथ्राइस H ग्रुप जो है ये लगता है, एसोथ्राइस ग्रुप। तो अब देखते हैं H2SO4 से, ठीक है, या आप देख लो, बुक में तो ऐसे आप पढ़ते ही हो, बस मेरा काम है आपको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ ध्यान रखना है और कैसे आपको लिखना है, वो है बस बताना। बाकी तो बुक है और बुक की ही चीज़ यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं कुछ खास नया तो कर नहीं रहा, लेकिन कैसे जो है आपको एक मोटिवेशन लाना है और कैसे लिखना है वो है मेन पर्पस। ठीक है, तो अब जो है वो क्लोरोबेंजीन का H2SO4 से रिएक्शन, ये Cl ये प्लस H2SO4, ये भी कंसंट्रेट है, ये भी क्या है, कंसंट्रेट H2SO4 ही है। तो इधर जो है वही यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो H डबल बॉन्ड O एसोथ्राइस H होगा, एसोथ्राइस H ये होगा, ये एसोथ्राइस H जो है ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। तो यहां ऑर्थोक्लोरोसल्फोनिक एसिड और पैराक्लोरोसल्फोनिक एसिड ये बन जाएगा, एसोथ्राइस H ये, और ये बन जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं ऑर्थोक्लोरोसल्फोनिक एसिड और पैराक्लोरोसल्फोनिक एसिड, Cl S डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O और OH। ये अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आप सीधा एसोथ्राइस H कर दें, यहां पर Cl SO3 ऑर्थोक्लोरोसल्फोनिक एसिड प्लस पैराक्लोरोसल्फोनिक एसिड। अब ये से ऑर्थो वाला ज़्यादा कम बनेगा और पैरा वाला ज़्यादा बनेगा, ये मेजर हो जाएगा, मेजर, ये माइनर। तो ऑर्थोक्लोरोसल्फोनिक एसिड और पैराक्लोरोसल्फोनिक एसिड ये दो जो बनेंगे। अब यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा वो एसोथ्राइस H करना है आपको, ठीक है। तो ये हमारा मेन जो है ये रिएक्शन है बिटवीन जितने भी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये है हमारे एरोमेटिक एल्किल हैलाइड के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रहे बॉन्डिंग जो है वो ऐसे होगी, ओ से बॉन्डिंग नहीं कर देना आप, ठीक है। ये हमारा ऑर्थोक्लोरोसल्फोनिक एसिड एंड पैराक्लोरोसल्फोनिक एसिड। अब जो है ये चैप्टर जो है यहाँ तक जो है मेनली काफ़ी ज़्यादा 70% तो हमने ख़त्म कर ही लिया है। कुछ 30% जो चैप्टर है यहाँ पर वो है पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स।
पॉली हेलोजन कंपाउंड्स मतलब वो कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा हेलोजन हो, जैसे क्लोरोफॉर्म है, डाइक्लोरोमिथेन है या मिथिलीन डाइक्लोराइड है, टेट्राक्लोरोमिथेन है या इसको पायरीन भी बोलते हैं, ऐसे ही फ्रियॉन्स हैं CCl2F2। तो अब उनको देखेंगे, यानी कि पॉली हेलोजन कंपाउंड्स जो हैं उनको देखेंगे। सो विल डिस्कस नाउ द पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। थोड़ी सी नमकीन खा ली जाए। हाँ, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स, नमकीन बाद में खाएंगे। पॉली हेलोजन मतलब बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा हेलोजन, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। जैसे CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, डाइक्लोरोमीथेन जो है ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट की तरह काम करता है। इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। सो इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट दैट इज यूज्ड टू क्लीन एयरप्लेन बॉडीज और मतलब व्हीकल्स की जो बॉडीज हैं वो पेंट रिमूवर बहुत अच्छा है। अगर ये कहीं पे गिर गया तो वहां से पेंट जो है वो हट जाएगा, ठीक है। हाँ, तो डाइक्लोरोमीथेन है, इसको मिथाइलिन डाइक्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये मिथाइलिन डाइक्लोराइड भी कहलाता है। ऐसे हमारा CHCl3 है, क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं इसको। ऐसी हमारा टेट्राक्लोरोमीथेन है, CCl4, यहां लिख देता हूं। टेट्राक्लोरोमीथेन, इसको पायरीन भी बोलते हैं। पायरीन जो है वो इंडस्ट्रियल नेम है। इंडस्ट्रियल नेम का मतलब कोई किसी ने कंपाउंड ये बनाया कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बिकने लगा तो वो इंडस्ट्रियल नेम के तरह जाना जाता है। जैसे अभी आप फेविक्विक देखते हो जो कि एक इपॉक्सी एडेसिव है, तो है वैसे इपॉक्सी एडेसिव लेकिन फेविक्विक के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी फेविकॉल जो कि वाटर बेस्ड एडेसिव है, यानी इथाइलिन ग्लाइकॉल की से बना है, ठीक है। देख लो आप जब तक। अब प्रिपरेशन में तो ये है कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रिपरेशन इनकी, ये आपकी कोर्स में भी नहीं है, 12th में तो नहीं है। अभी जो है हम सिंपल ही करा रहे हैं, नीट और जेई के लिए उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। अभी तो आप 12th का ही देखो। ये तो पहले करते हैं मिथाइलिन डाइक्लोराइड, सॉरी मिथाइलिन डाइक्लोराइड। तो जैसे मैंने बताया इट इज अ वेरी गुड पेंट रिमूवर। पंद्रह 20 सेकंड में ही ये पेंट को निकाल देता है। कितना भी मतलब स्ट्रॉन्गर पेंट हो, अगर ये 15-20 मिनट, अगर आप 15-20 सेकंड के लिए अगर आप इसको डिप कर देंगे इसके अंदर, और बहुत पतला होता है, वेरी वेरी थिन, तो बहुत ज़्यादा पतला होता है ये, हाईली मतलब कोरोसिव, हाईली कोरोसिव भी होता है ये। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज प्रोपेलेंट, ऑल्सो यूज्ड एज प्रोपेलेंट, प्रोपेलेंट की तरह भी ये काम में आता है। तो ये एक हमारा कंपाउंड है CH2Cl2, मिथाइलिन डाइक्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन भी आप इसको बोल सकते हैं।
इसके 2-3 एप्लीकेशन वो आपको याद करने हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी लिखने को पूछते हैं ना। अब जो कंपाउंड है वो है क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। तो इसको ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं, और उसको क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म जो है कॉमन नेम है, और ये भी बहुत अच्छा एक सॉल्वेंट है, इंडस्ट्रियल रिएजेंट है, एनेस्थीसिया के फॉर्म में काम में आता है, और इससे और भी बाय प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसका मेन जो इंपॉर्टेंट है, इट इज इंडस्ट्रियल। तो कभी भी किसी भी चीज का आपको अगर एप्लीकेशन पूछे तो 2 एप्लीकेशन तो आप लिख ही सकते हैं, लैब रिएजेंट एंड यूज्ड एज इंडस्ट्रियल केमिकल। तो लैब रिएजेंट और इंडस्ट्रियल केमिकल ये तो आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी केमिकल है वो इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं तो काम में आता ही है, और लैब के अंदर भी आता है। तो मिथाइलिन डाइक्लोराइड के अंदर भी आप लिख सकते हैं लैब रिएजेंट एंड इंडस्ट्रियल केमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल, ठीक है। ऐसे क्लोरोफॉर्म भी जो है इट इज यूज्ड फॉर एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया के फॉर्म में काम में आता है, लैब रिएजेंट है। बहुत सारे जो है हम रिएक्शन करते हैं क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, जो ये डाइक्लोरो कार्बीन बना के देता है, CCl2 डाइक्लोरो कार्बीन। अब कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो आप लिख के रखिए। डाइक्लोरो कार्बीन इज वेरी गुड इंटरमीडिएट, ये बहुत सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट में काम में आता है। तो ये डाइक्लोरो कार्बीन बना के देता है, तो एनेस्थीसिया के फॉर्म में आता है, लैब रिएजेंट है, इंडस्ट्रियल केमिकल के फॉर्म में आता है, इंडस्ट्रियल केमिकल। ये हमारा CHCl3 क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म जो है वो पहले एनेस्थीसिया की फॉर्म में काम में आता था। तो पहले क्या होता था, क्लोरोफॉर्म की बोतल अगर एक बार खोली डॉक्टर ने, जो एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट है, तो वो एक बार एक पेशेंट पे एक ही बोतल यूज करते, मतलब ऐसा नहीं है पूरी पूरी बोतल पेशेंट को सुंघा देते हैं, नहीं। तो उन्होंने जितना यूज करना था यूज कर लिया। एक बार बोतल खुलने के बाद फिर वो जो क्लोरोफॉर्म है वो यूज नहीं होता था। अब वो यूज क्यों नहीं होता था, या वो प्रेफर क्यों नहीं करते थे यूज करने के लिए, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। तो ये ज्यादातर जो हैलोजन डेरिवेटिव हैं ये सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ही जाते हैं। अब ये है कि सनलाइट और ऑक्सीजन कितना अवेलेबल है उसके बेस पे है। तो सनलाइट जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, क्योंकि सनलाइट के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और विजिबल। तो यूवी रेडिएशन जो है सनलाइट का, यूवी कंपोनेंट है, इट इज एबल टू कॉज फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। तो ये जो है होमोलिटिक क्लीवेज कर सकता है, वेरी हाई एनर्जी। मतलब यूवी की एनर्जी तो इतनी ज्यादा है कि आपका रेटिना जो है वो भी खराब कर सकता है अगर आपने बहुत देर के लिए मतलब बहुत देर का मतलब यहाँ पर ये है कि यूवी लाइट को अगर आपने डायरेक्टली 15-20 सेकंड भी अगर आपने देख लिया, डायरेक्ट यूवी लाइट को अगर आपने देख लिया, तो आपको सेंसेशंस लगने लगेंगी रेटिना में कि सब कुछ रेटिना में होने लगा है, और उसके बाद जो है वो रेटिना का परमानेंट डैमेज ये करता है, मतलब यूवी लाइट। तो यहाँ पर है ये कि क्लोरोफॉर्म का एक जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करा डॉक्टर्स को, और कई बार जो है वो पेशेंट जो है वो उस बाय प्रोडक्ट जो बना उसकी वजह से उनकी डेथ भी हो गई। तो होता क्या है, होता यह है कि क्लोरोफॉर्म जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में, तो CHCl3 प्लस O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जो है ये Cl2 बना लेता है, फॉस्जीन बना लेता है, COCl2 प्लस HCl, और HCl इसमें निकल जाता है। तो होता कैसे है, ये ये H बॉन्डिंग Cl और Cl प्लस O2, ठीक है। तो यहां पर ये जो है ये HCl निकल जाएगा, HCl, और यहां पर ये C डबल बॉन्ड O Cl प्लस HCl ये बन जाएगा। अब ये जो COCl2 जो है ये फॉस्जीन गैस है, इट इज हाईली पॉइजनस, फॉस्जीन हाईली पॉइजनस, हाईली पॉइजनस गैस है ये, क्योंकि ये जितने भी हैलोजन डेरिवेटिव जो है ना, एक बात आप ध्यान रखें, हैलोजन डेरिवेटिव और सल्फर डेरिवेटिव, हैलोजन और सल्फर कंपाउंड जो है ये नर्वस सिस्टम डिसरप्टर हैं, ये नर्वस सिस्टम डिसरप्टर हैं, नर्वस सिस्टम को बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं।
तो चाहे एनिमल्स हो, इंसेक्ट हो या लिविंग बीइंग कोई सा भी, उसके नर्वस सिस्टम को ये हैलोजन डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा जो है ये डिसरप्ट कर लेते हैं। तो क्लोरोफॉर्म जो है वो पहले तो आदमियों को बेहोश करने के काम में आता था, लेकिन बाद में फिर इसकी वजह से ये जो है दिस कल्प्रिट, इसकी वजह से क्लोरोफॉर्म जो है बंद कर दिया गया। और क्लोरोफॉर्म फिर बाद में लैब में यूज़ होने लगा, चूहों को जो है बेहोश करने के लिए, वो डाइसेक्शन करने के लिए, एनिमल डाइसेक्शन करने के लिए, एनिमल्स को बेहोश करने के लिए भी क्लोरोफॉर्म यूज़ होता है, बिकॉज क्लोरोफॉर्म है CHCl3। तो इसकी जो वेपर्स हैं, जब इंसान सूंघता है तो उसका नर्वस सिस्टम डिसरप्ट हो जाता है, ठीक है। तो इट इज़ हाईली टॉक्सिक। तो ये जो फॉस्जीन है, फॉस्जीन भी जो है वो नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्लोरोफॉर्म से भी ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो ये फॉस्जीन जो है इट इज़ हाईली टॉक्सिक, और इसकी वजह से, क्योंकि अगर एक बार क्लोरोफॉर्म की बोतल अगर आपने खोली, ठीक है, क्लोरोफॉर्म की बोतल खोली और उसमें से आधा क्लोरोफॉर्म निकाल लिया तो आधी जगह तो एयर आ गया। अब एयर जो है वो, अब क्लोरोफॉर्म जो है वो कांच की बोतल में ही रखा जाता है, या फिर जो हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं उनको जनरली ग्लास बोतल्स में ही रखते हैं, प्लास्टिक बोतल में नहीं रखते, क्योंकि प्लास्टिक के साथ वो फ्री रेडिकल रिएक्शन कर करके प्लास्टिक को गला भी सकता है और उसको ख़त्म भी कर सकता है। तो मतलब ये जो है ये क्लोरोफॉर्म जो है जब आधा आपने ले लिया तो आधे पे हवा आ गई, और हवा से वो रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन से यूवी रेस की प्रेजेंस में, यूवी रेस की प्रेजेंस में, और फॉस्जीन बना लेता है COCl2। अब आपको फॉस्जीन दिखेगी नहीं, फॉस्जीन जो है वो आपको दिखेगी नहीं, लेकिन इसके अंदर बन के तैयार है। लेकिन जब यही क्लोरोफॉर्म आपको जब एनेस्थीसिया के फॉर्म में यूज़ करेंगे तो वो फिर पेशेंट की डेथ हो सकती है, अगर फॉस्जीन उसके ज़्यादा है और उसने फॉस्जीन ज़्यादा सूंघ लिया तो इट मे कॉज डेथ। तो फॉस्जीन जो है इट इज़ हाईली टॉक्सिक, इसी वजह से क्लोरोफॉर्म को बंद कर दिया गया। अब ये जो है पहले के टाइम पे हमारे पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी या मेडिकल साइंस उतनी एडवांस नहीं थी कि बाकी जो है वो एनेस्थेटिक्स, जो एनेस्थीसिया के फॉर्म में कुछ और ले, तो क्लोरोफॉर्म चलता आ रहा था। अब कोई प्रोडक्ट अगर चल जाता है तो उसमें दिक्कतें आती हैं तो वो हम निकालते हैं। तो अगर दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं तो फिर दूसरा कोई प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना पड़ता है। अब जो है वो ईथर या कीटामीन यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया की फॉर्म में, अब ये यूज़ नहीं करते। तो पहले के टाइम पे जो जिस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा मार्केट में चलता था, उस टाइम पे जब ये पता लगा कि भाई फॉस्जीन की वजह से डेथ होती है, तो फिर उसमें फिर चेंजेस ये कर दिए गए कि एक तो क्लोरोफॉर्म को फिल्ड अप टू ब्रिम, मतलब किनोर तक, बिल्कुल जो इसका जो टॉप लेवल है, एयर का बबल नहीं होना चाहिए इसके अंदर, फिल्ड अप टू ब्रिम, बिल्कुल ऊपर तक भर के फिर आप सील करेंगे इसको, और इसके अंदर एयर नहीं होनी चाहिए। और फिर जो है सेकेंडरी प्रोटेक्शन ये दिया गया कि इसके अंदर इथेनॉल डाल देते हैं थोड़ा बहुत। इथेनॉल भी हालुसिनेशन इफेक्ट या फिर एक तरीके से एनेस्थीसिया का ही काम करता है, तो इथेनॉल क्लोरोफॉर्म के अंदर डाला जाता है। तो इथेनॉल इज मिक्स्ड विद क्लोरोफॉर्म। अब क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई इथेनॉल इज मिक्स्ड विद क्लोरोफॉर्म। तो इस वजह से होता है कि अगर किसी वजह से, सपोज करो पैक करते वजह से कुछ गैस रह भी गई और कुछ जो है फॉस्जीन बन भी गया, तो वो इथेनॉल उससे रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज करेगा। सो व्हाई इथेनॉल इज एडेड, क्वेश्चन ये आता है व्हाई इथेनॉल, व्हाई इथेनॉल इज एडेड टू क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में इथेनॉल क्यों ऐड करा जाता है? तो क्लोरोफॉर्म में इथेनॉल इसलिए ऐड करा जाता है ताकि अगर फॉस्जीन अगर प्रेजेंट भी आ गई, फॉस्जीन अगर बन भी गई किसी वजह से, ये फॉस्जीन है, तो क्लोरोफॉर्म उसको रिएक्शन कर लेगा सनलाइट की प्रेजेंस में, या वैसे भी क्लोरोफॉर्म उसके साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये हमारा ये रिएक्शन होता कैसा है? तो डाइथाइल कार्बोनेट बनता है इसके अंदर, ये हमारा मतलब यहाँ पे ये फॉस्जीन है, तो फॉस्जीन जो है इथेनॉल के साथ ये 2 मोल HCl निकल जाएंगे और ये सीधा ऑक्सीजन जो है इससे बॉन्डिंग कर लेगा, तो दैट इज डाइथाइल कार्बोनेट, ये हमारा बन जाएगा OC2H5 OC2H5 और ये प्लस 2HCl एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब ये जो है ये पॉइजनस नहीं होता, डाइथाइल कार्बोनेट, ठीक है। तो इथेनॉल इज एडेड टू न्यूट्रलाइज द फॉस्जीन गैस। अभी गैस फॉर्म में होता है, फॉस्जीन गैस प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोफॉर्म।
तो फॉस्जीन गैस, अब एक ये ध्यान रख लेना, ये तो फॉस्जीन और इथेनॉल के बीच में, ये फॉस्जीन है, फॉस्जीन है और ये इथेनॉल है, इथेनॉल है। तो फॉस्जीन और इथेनॉल जब रिएक्शन करते हैं तो डाइथाइल कार्बोनेट बनता है, डाइथाइल कार्बोनेट। कैसे? ये जो कार्बोनेट, देखो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, O माइनस, ये कार्बोनेट है। अब इसमें एथाइल ग्रुप लगा दिया तो C2H5 और C2H5, डाइथाइल कार्बोनेट बन गया। ऑक्सीजन ये माइनस जो है उसको हटा देते हैं, ये माइनस हटा दिया, तो डाइथाइल कार्बोनेट, कोई ज़्यादा बड़ा झंझट वाला काम नहीं है। ठीक है, तो आप जो पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो पढ़ते पढ़ते चीज़ें आती हैं और उसको जो है वो फिर रिटेन करने की कोशिश करिए। तो ये हमारा क्लोरोफॉर्म का था। अब जो है वो टेट्राक्लोरोमीथेन की बात करते हैं। टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4। तो CCl4 जो है ये पायरीन के नाम से पहले बिकता था इंडस्ट्री में, बिकॉज इट वॉज इनिशियली यूज टू फॉर फायर एक्सटिंग्विशर। जैसे मैंने बताया कि जो हैलोजन डेरिवेटिव हैं दे आर वेरी गुड फायर रिटार्डेंट, और फायर रिटार्डेंट तो है ही, मतलब जिसमें आप डालेंगे उसमें आग लगने नहीं देगा। फिर अगर क्योंकि CCl4 में क्लोरीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, क्लोरीन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए CCl4 जो है फायर रिटार्डेंट की जगह फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होने लगा शुरू में पायरीन के नाम से। तो CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको पायरीन के नाम से मार्केट में बेचा गया फायर एक्सटिंग्विशर के लिए। पायरीन, पायर मतलब फायर होता है, पायरीन एज फायर एक्सटिंग्विशर। लेकिन इससे दिक्कत यह है कि ये भी जो है ये भी फॉस्जीन गैस बनाने लगा, क्योंकि फायर, आग जब लगती है तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसमें अगर आप क्लोरोफॉर्म की छिड़काव करेंगे, क्लोरोफॉर्म और का छिड़काव करेंगे, क्लोरोफॉर्म का वाटर के साथ मिक्स करके कार्बन टेट्राक्लोराइड का छिड़काव जब करेंगे तो वो कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर का कॉम्बिनेशन बना के करते थे कि वाटर जो है वो आग को बुझाएगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो आग जो लगी है वो वापस ना लगे, फायर रिटार्डेंट और फायर एक्सटिंग्विशर का काम करे। तो होता ये था कि जब ये बिल्डिंग में डाला जाता था, जहां पर भी आग लगी है वहां पर डाला जाता था, तो हाई टेम्परेचर पे ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फॉस्जीन गैस बना लेता था। तो आग तो ठीक है कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन बिल्डिंग के अंदर जो लोग फंसे हैं, अब जो फॉस्जीन गैस बन गई बिल्डिंग के अंदर, तो वो उनके इनहेल करते थे, या फायर फाइटर्स जो अंदर गए हैं आग से लड़ने के लिए वो इनहेल करते थे और वो फिर कोलैप्स हो जाते थे, मर जाते थे। तो फिर बाद में ये पता लगा कि भाई वो जो अगर मर रहे हैं तो आग की वजह से नहीं मर रहे हैं, आप जो कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज कर रहे हो, इट रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर विथ ऑक्सीजन इनसाइड फायर एंड प्रोड्यूसेस फॉस्जीन गैस। तो ये भी फॉस्जीन गैस बनाता है, और फॉस्जीन गैस जो है वो फिर लोग इनहेल कर रहे थे, फायर फाइटर्स हों या अंदर के जो लोग हैं जो आग में फंसे हैं बिल्डिंग के अंदर, वो जब इसे इनहेल करेंगे तो वो भी फिर वो आग से नहीं मरेंगे, तो वो फॉस्जीन गैस से जो है वो कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको फिर बाद में बैन कर दिया गया। तो CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इसका बस यही है। अब यहाँ पर ये है कि पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव्स जो हैं उनके इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। तो यूजेस भी मैंने बता दिया आपको, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज एज फायर रिटार्डेंट। इसमें कुछ जो रिएक्शंस हैं इनके, जैसे प्रिपरेशन है, वो अब आज के टाइम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। NCERT ने काफ़ी पोर्शन जो है वो इनका डिलीट कर दिया है। पहले जो है जब इनका एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा था, जैसे क्लोरोफॉर्म का एप्लीकेशन पहले काफ़ी ज़्यादा था, तो उस टाइम पे आज से 10-12 साल पहले या 15-20 साल पहले जब क्लोरोफॉर्म जो है, तो वो जो है वो प्रिपरेशन पूछते थे इसका। अब जो है वो इसका प्रिपरेशन कोई खास पूछते नहीं, ऐसी कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रिपरेशन भी पूछते थे, लेकिन आजकल नहीं पूछते। NCERT ने जो NCERT जो है वो भी जो है अपने आप को चेंज कर रहा है। अब जो है वो कंटेंट वो रह गया है जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में एप्लीकेबल पार्ट है, जो एप्लीकेशन से है। ठीक है, कंटेंट को कंसाइज होना चाहिए, जो चीज़ यूज ही नहीं होती वो आप अननेसेसरी क्यों पढ़ो, बेजा फ्राई। अब जो है वो हमारा है फ्रीऑन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीऑन्स। फ्रीऑन्स, तो फ्रीऑन्स जो है ये भी एक मार्केट नेम है, क्योंकि जिन लोगों ने बनाया इसको वो फ्रीऑन्स नाम दे दिया। दीज आर द
क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन एंड इथेन। तो मीथेन मतलब सिंगल कार्बन, जैसे CCl2F2, तो दीज आर द क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स, क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन एंड इथेन, मीथेन एंड इथेन। जैसे मीथेन अगर मैं देखूं तो CCl2F2, ये सॉरी F4 लिख दिया F4 लिख दिया, CCl2F2, तो ये फ्रीऑन्स की कैटेगरी में आएगा। ऐसे ही CCl2F2, ये भी फ्रीऑन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये डाइफ्लोरो या क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव, क्लोरीन और फ्लोरीन का नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब पहले जो है ये यूज होता था काफी ज्यादा एज एन एरोसोल में भी यूज होता था और एज अ रेफ्रिजरेंट में भी यूज होता था, क्योंकि फ्रीऑन गैसेस जो हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा तो रेफ्रिजरेटर के अंदर या एसी के अंदर R22, R34 ऐसे करके गैस डलती है, तो वो फ्रीऑन्स ही होती हैं। तो उसमें बस कॉम्बिनेशन जो है ये अलग अलग होता है, कुछ में फ्लोरीन ज़्यादा होता है, कुछ में फ्लोरीन कम होता है, कुछ में क्लोरीन ज़्यादा होता है, कुछ में क्लोरीन कम होता है। तो पहले ये यूज़ होती थी फ्रीऑन्स, लेकिन जो है फ्रीऑन्स अब जो है वो टोटली बैन है, फ्रीऑन्स कैन नॉट बी यूज। अब इसके लिए जो प्रोटोकॉल था वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या करता है, फ्रीऑन्स को जो है वो बैन करने को प्रमोट करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन के प्रोटेक्शन के लिए बना है, क्योंकि ये जो फ्रीऑन्स हैं ये वैसे तो नॉन रिएक्टिव होती हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर में जाके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में जो हमारा ओजोन लेयर है उसके साथ जो है ये रिएक्शन कर जाती है। तो यहाँ तो कोई रिएक्शन नहीं करती, लेकिन ऊपर जाके रिएक्शन करती है सनलाइट की प्रेजेंस में, और ये जो ओजोन डिप्लीशन करती है, ओजोन डिप्लीशन की वजह से यूवी रेडिएशन अर्थ के ऊपर बढ़ जाएगा। सो ओजोन को फ्री रेडिकल से जो है ये ओजोन डिप्लीशन करते हैं। तो इसलिए फ्रीऑन्स आर नाउअडेज बैन। अब फ्रीऑन्स को जो है वो बैन कर दिया गया है। तो फ्रीऑन्स का भी अब प्रिपरेशन या इसका प्रिपरेशन और नॉमेनक्लेचर पहले था, हमारे टाइम पे था, आज से 10-15 साल पहले। तो इसका प्रिपरेशन और नॉमेनक्लेचर भी था, क्योंकि फ्रीऑन्स के अंदर जो है वो नॉमेनक्लेचर भी पूछा जाता है, कैसे कितने एफ हैं, कितने क्लोरीन है, कहाँ पे लगे, क्या है। लेकिन अब इसका कोई सिग्निफिकेंस रह नहीं गया, तो इसको भी आप ज़्यादा टाइम ना दें, और एनसीईआरटी में भी अब इसका कोई एप्लीकेशन नहीं। बस आपको पता होना चाहिए फ्रीऑन्स नाम की गैस थी, फ्रीऑन्स नाम के कुछ कंपाउंड थे जो एज अ रेफ्रिजरेंट यूज होते थे, रेफ्रिजरेंट्स। तो ये रेफ्रिजरेंट्स यूज होते थे, रेफ्रिजरेंट्स यूज होते थे, मतलब एज अ कूलेंट यूज होते थे, फ्रिज के अंदर, एसी के अंदर ये यूज होते थे। लेकिन बाद में पता लगा कि भाई चीज़ एक आती है तो उसका जो है उसका जो यूज और मिसयूज है, या उससे जो यूज, उसका एप्लीकेशन और उसके हार्मफुल इफेक्ट, वो एक लंबी स्टडी के बाद ही पता लगता है, और फिर उसके बाद हम उसे चेंज करते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जो कंपनी है जिसने इसको पेटेंट कराया, बनाया, वो नहीं चाहती कि ये बंद हो, चाहे भले ही बहुत सारे लोग मरे जाएं, क्योंकि उनका तो रोटी है। ठीक है, तो मतलब पहले रेफ्रिजरेंट की फॉर्म में यूज होता था, अब जो है कुछ हमने जो है नए रेफ्रिजरेंट बनाए हैं जिसमें हैलोजन जो है वो ना के बराबर रह गया है, लेकिन वो कॉस्टली है। ठीक है, तो ये हमारे फ्रीऑन्स के बारे में बात आई। अब जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है DDT, डाइफिनाइल डाइक्लोरोमीथेन, DDT, डाइफिनाइल डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोइथेन। देखिए अभी लिख जाएगा मैं इसमें नाम। तो DDT जो है, DDT, ठीक है, तो DDT का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा है, ये बनता है क्लोरल से। पॉल म्यूलर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने DDT को बनाया, पॉल म्यूलर। हाँ, एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, हु इन्वेंटेड DDT, पहले आया था, मेरे ही टाइम पे आया है जब मैंने अपीयर हुआ था। तो DDT, पॉल म्यूलर, ही प्रोड्यूस DDT, और उनको नोबेल प्राइज मिला साइंस के अंदर और साइकोलॉजी दोनों के अंदर मिला के एक तरीके से नोबेल प्राइज उनको दिया गया। अब वर्ल्ड के अंदर 3-4 साइंटिस्ट ही हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की स्केल देने वाले,
पॉलिंग, लीनियस पॉलिंग। एक तो इनको 2 बार मिला है, एक मिला है आपका रेडियो एक्टिविटी पे काम करने वाले वो मैडम क्यूरी, और एक फिजिक्स के अंदर मिला है, थोड़ा बहुत भूल गया हूँ मैं भी, और एक बायोकेमिस्ट्री के अंदर मिला है डीएनए का सीक्वेंस करने वाले जो हैं, ठीक है। तो क्लोरल, ये क्लोरल से बनता है। क्लोरल क्या है? CCl3CHO, CHO CCl3, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, C डबल बॉन्ड O H C Cl Cl Cl, ठीक है। अब इसमें हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं, तो मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा घुमा देता हूं, ठीक है, इसको रोटेट कर देते हैं। हाँ, ये कर दिया। इधर लिया उसको नीचे, कलाकारी करेंगे, कलाकारी, ठीक है, अब करेंगे कलमकारी, ठीक है। तो ये यहाँ पे बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ClH। तो मुझे इसका नाम रटने में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन जब स्ट्रक्चर बना लेता हूँ तो नाम थोड़ा आसान हो जाता है। अब यहाँ से ये वाटर निकल जाएगा, ये वाटर निकल गया, ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं, फिर से कलाकारी करूँगा, कलाकारी क्लोरल में मर्ज हो जाएगा ये तो, ठीक है, यहाँ से लिया, ठीक है। अब इसका हम प्रोडक्ट बनाएगा, हाँ, Cl बेंजीन, अरे ये तो टूट गया, CH Cl Cl, 3 Cl तो एज इट इज, फिर ये हाँ, अब इसका नाम मुझे आ जाएगा। अब इसका नाम है पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल, अच्छा इथेन मतलब मैंने एक कार्बन का बनाया, ठीक है। नाम स्ट्रक्चर याद है, कई बार आपको स्ट्रक्चर से नाम याद हो जाएगा, कई बार नाम से स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। हाँ ये है, हाँ अब ये देखा, तो मैंने गलती कर दी थी, लेकिन नाम पढ़ते ही मैंने, हाँ अब इसका नाम है पैरा डैश। पैरा डैश का मतलब क्या है? एक तो ये पैरा है, ठीक है ना, पैरा, और एक ये पैरा है, तो पैरा डैश। मैं इसका नाम इधर लिख देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ, पैरा डैश, ये पैरा पे है, ये पैरा डैश डाइक्लोरो। अब ये पैरा, एक तो पैरा पे ये डाइक्लोरो, एक पैरा ये डाइक्लोरो, पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। तो एक तो पैरा पे ये फिनाइल है, एक पैरा पे ये फिनाइल क्लोरो, तो पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, तो DDT, पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये भी जो है ये इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में यूज होता था। इट वॉज इनिशियली यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में यूज होता था। अब है ये कि क्लोरीन थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है इधर, ये क्लोरीन है भाई, क्लोरीन, ठीक है, ये क्लोरीन है, हाँ। तो पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन, तो ये भी जो है ये एक नर्वस सिस्टम डिसरप्टर है, इंसेक्टिसाइड की फॉर्म में यूज होता था, और मलेरिया को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा ये यूज हुआ, और पेस्ट कंट्रोल में काफ़ी ज़्यादा यूज हुआ। लेकिन फिर बाद में जो है पता लगा कि इट इज़ अ कार्सिनोजेनिक, ये कार्सिनोजेनिक है और इट कैन कॉज कैंसर, तो फिर इसको जो है बैन कर दिया गया। जो हाईली डेवलप्ड कंट्री हैं वो तो इसका नाम भी लेना पसंद नहीं करती, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया में अभी भी यूज़ होता है। एक वजह ये भी मानी जाती है कि जो एग शेल्स हैं,
बर्ड के जो एग शेल्स हैं, मुर्गी मुर्गा, तो मुर्गी जो है, मुर्गी के जो एग शेल हैं, इनके जो अंडे के छिलके हैं बहुत पतले होते जा रहे हैं। तो उसका वजह ये भी है क्योंकि ये जो है ये इंसेक्टिसाइड जो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि मुर्गी जो है वो इंसेक्ट भी खाती है। तो अगर आपने डीडीटी यूज़ करा तो वो डीडीटी वहीं यूज़ करेंगे जहाँ पे इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट उसको खाएगा या डीडीटी उसकी बॉडी में चला गया तो वो फिर जब मुर्गी खाएगी तो वो डीडीटी उसकी बॉडी में चला गया, और वो एक कीड़ा तो खाएगी नहीं, बहुत सारे कीड़े खा लेती। तो ये है कि वो मुर्गी की बॉडी में चला गया और मुर्गी से फिर वो उसके अंडे में चला गया। तो एग शेल की थिनिंग जो है वो भी डीडीटी की वजह से हो रही है। अब डीडीटी जो है वो इंडिया में भी जो है वो बहुत कम जगह ही मिलता है और लोग भी जो है वो अवेयर हो रहे हैं। तो ये जो चैप्टर था ये हमारा एल्किल हैलाइड्स वाला चैप्टर था। एल्किल हैलाइड्स में हमने जो है पूरा ये कवर कर लिया। मैंने कोशिश करी है ये है कि कैसे आपको याद कराऊं या कैसे आपको रिटेन कराऊं। अब मुझे नहीं पता मैं कितना कामयाब हुआ हूँ, तो आप लोग जब सब्सक्राइब करोगे और पैसा दोगे जब मुझे पता लगेगा। रिवॉर्ड से पता लगता है कि एफर्ट कितने यूज़फुल रहे। ठीक है, तो आपका रिवॉर्ड भी चाहिए, आपका सपोर्ट भी चाहिए और बने रहिए। अभी जो है हम 12th के बच्चों को ही फोकस कर रहे हैं क्योंकि पहले जो है आप 12th की फाउंडेशन अच्छी करिए। अब अगले लेक्चर के में मैं इसके क्वेश्चन आंसर और आपको आंसर कैसे करना है वो बताऊंगा, क्योंकि आंसर लिखना जो है बोर्ड के अंदर ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको आया कितना वो तो है ही इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपने रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस कैसे करा है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में तो सिर्फ आपको टिक करना होता है, उसमें आपकी नॉलेज ही इंपॉर्टेंट रहती है। लेकिन बोर्ड के अंदर आपकी नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है और आपकी स्किल्स, राइटिंग स्किल, एक्सप्रेशन स्किल, कितना अच्छा आप लिखते हो, कितना अच्छा डायग्राम बनाते हो, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनग्रेस के साथ लगे रहिए। इनग्रेस आपको नई नई चीज़ें बताता है, प्रमोट करता है कि आप जो है वो ऊपर से ऊपर और एकदम ऊपर चले जाए। ठीक है, तो ठीक है, दैट्स इट। अब अगले लेक्चर में मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा कि बोर्ड में कैसे लिखना है, आपको क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है। ठीक है, सायोनारा।